हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आई एम शिवराज पाटीदार। आज हम इस वीडियो में सोल्व कर रहे हैं राजस्थान जेई का पेपर जो 6 दिसंबर 2020 को कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें हम टेक्निकल पोर्शन फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स सोल्व कर रहे हैं विद आंसर की। तो इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि मेरा कितना स्कोर बन रहा है और मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में टेक्निकल पोर्शन से पूछा गया है। विच इज द सिंबल यूज्ड फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल एज पर ISC सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो इंडियन स्टैंडर्ड सोइल का क्लासिफिकेशन है उसके थ्रू आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल का सिंबल क्या होता है। तो मैं ग्रेवल को रिप्रेजेंट करता हूं एज अ G और वेल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता हूं एज अ W। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा एज अ GW। उसी प्रकार यदि आपका पुअरली ग्रेडेड रिप्रेजेंट होता तो आप बताते GP, पुअरली ग्रेडेड। तो यहां पर आंसर बनता है आपका GW। मींस क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हुआ आपका D। कौन सा आंसर हुआ आपका D। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो सीमेंट कंक्रीट होता है आपका, उसमें आपका रिटार्डर कौन सा होता है। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और जिप्सम। रिटार्डर में किसको पढ़ता हूं, ऐसा केमिकल कंपोजिशंस जो आपकी क्या करें, केमिकल रिएक्शंस को रिड्यूस कर दें, केमिकल प्रोसेस को आपकी क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। तो जिप्सम एज आपका रिटार्डर होता है जो आपका रिएक्शन टाइम को बढ़ा देता है। रिएक्शन टाइम को बढ़ा रहा है मींस वहां पर आपकी हार्डनिंग जो प्रोसेस है, हार्डनिंग जो प्रोसेस है ऑफ कॉन्क्रीट, वो क्या हो रही है, हार्डनिंग प्रोसेस ऑफ कॉन्क्रीट इज डिक्रीजेस। किसके थ्रू, जिप्सम के थ्रू। तो जिप्सम आपका क्या रिप्रेजेंट करता है एज अ रिटार्डर, और जिप्सम को ही मैं एज अ कैल्शियम सल्फेट भी रिप्रेजेंट करता हूं। क्या पढ़ते हो आप, कैल्शियम सल्फेट। तो आंसर हुआ आपका D जो आपको लिखा हुआ है जिप्सम, जिसको मैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 भी पढ़ता हूं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में, और इसी प्रकार से क्वेश्चन हम आपके लिए टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अपडेट करते रहते हैं। तो यदि आप इसी प्रकार से सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट नोटिफिकेशन और जो आपके अपकमिंग एडमिट कार्ड आने वाले हैं उनकी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नेविगेट इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है। क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट एंडोजीनियस। एंडोजीनियस ट्री इसमें से कौन सा नहीं है एग्जाम्पल में, बंबू, केन, पाम एंड देवदार। एंडोजीनियस ट्री में आपके एग्जाम्पल होते हैं बंबू, केन एंड पाम ट्री। उसी प्रकार एक आपका ट्रीज का क्लासिफिकेशन होता है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनस, इसमें आपके जो एग्जाम्पल हैं ट्री के वो होते हैं आपके चीड़, देवदार, बबूल, पाइन ट्री। तो ये इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल आपको याद रखना होना चाहिए कि एंडोजीनियस ट्री में कौन कौन से आपके आते हैं और एक्सोजीनियस ट्री में आपके कौन कौन से, चीड़, देवदार, बबूल एंड पाइन ट्री। तो आप बता सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा होगा कि जो आपका एंडोजीनियस ट्री नहीं है। तो बंबू भी आपका आंसर में है, केन भी है और पाम, ये तीनों आपके एंडोजीनियस हैं। मींस आपका आंसर हुआ कौन सा, इसका भी D। मींस आपका जो देवदार ट्री है, कौन सा, देवदार ट्री, वो आपका एग्जाम्पल नहीं है एंडोजीनियस ट्री का।
देन क्वेश्चन नंबर 44, क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विथ वाटर गिव्स, अगर क्विक लाइम का मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछा है, क्विक लाइम एज अ कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन विद वाटर मींस H2O, तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मींस आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर होगा बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन, जो आपसे पूछा गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी को मैं क्या पढ़ता हूं एज अ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट और शियर डिफॉर्मेशन। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटता है तो आपका आता है विस्कोसिटी सिंबल म्यू du अपॉन dy। यहां पर म्यू की यूनिट आपसे पूछ सकते हैं कभी कि म्यू की यूनिट क्या होती है, तो म्यू की यूनिट क्या होती है आपकी न्यूटन सेकंड पर स्क्वायर मीटर, और अगर आपको सीजीएस पद्धति में चाहिए तो उसका होगा ग्राम पर सेकंड सेंटीमीटर और मीटर, तो यहां पर आप सेंटीमीटर, ग्राम में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ग्राम पर सेकंड सेंटीमीटर, ये हो जाती है म्यू या डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। आपसे पूछा गया है कि जो शियर स्ट्रेस होता है या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेशनशिप बिटवीन, तो क्या बता रहा है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में डिफॉर्मेशन होता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपको एज अ रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आंसर इज योर, क्या हुआ आंसर आपका ए। तो आप देख सकते हो कि आपका कौन सा इसमें से आंसर सही हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके अभी तक के सारे आंसर मैच हो रहे होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। देख लीजिए आपका क्वेश्चन दूसरा नंबर का क्वेश्चन ही आपका पूछ लिया है 46 में कि डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है। तो मी इज यूर आपकी यूनिट बताई थी हमने किसमें, सीजीएस, जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है वो किस पर वर्क करता है, ऐसा सीजीएस और एमकेएस। तो सीजीएस में आपकी होती है ग्राम पर सेकेंड सेंटीमीटर। तो ग्राम रिप्रेजेंटेड एज एम, सेकंड को रिप्रेजेंट करता हूं मैं एज अ टी, और लेंथ या डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता हूं एज अ एल। तो म्यू की यूनिट क्या हो गई आपकी एम पर एल टी, मीन्स क्या बन जाता है एम एल इनवर्स और टी इनवर्स। तो म्यू मीन्स डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट बन जाती है आपकी एम एल इनवर्स टी इनवर्स। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। कौन सा हुआ आपका ए, 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 47, कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कौन से कंजर्वेशन पर बेस्ड होती हैं कंटिन्यूटी इक्वेशंस। 47 आपसे पूछा है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका किस पर बेस्ड होता है। तो देख लेते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड ऑन किस पर बेस्ड होती हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन बेस्ड होती हैं आपकी
मास कंजर्वेशन किस पर बेस्ड होती है? मास कंजर्वेशन। उसी प्रकार एक पढ़ते हो आप यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी रिप्रेजेंट करती हैं किस पर? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये किस पर बेस्ड होती हैं? मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट है बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन आपका बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप बता सकते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन आपका किस पर बेस्ड हुआ? एज अ मास कंजर्वेशन पर। और होती क्या है अगर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन पूछ लिया जाए तो ρ1 A1V1 इज इक्वल टू ρ2 A2V2। मीन्स किसी सेक्शंस पर यदि आप उसका वेलोसिटी डिस्चार्ज के बीच में रिलेशंस देखते हैं तो सेम आपको दूसरे सेक्शंस पर बराबर, मतलब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट मिलता है। वो कहलाता है जितना मास मैंने इनपुट में दिया है उतना ही मुझे आउटपुट मिले, इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इसी को आप हाइड्रोलॉजी में एज अ हाइड्रोलॉजिकल बजट इक्वेशंस भी पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 47 है उसका आंसर हुआ आपका ए, मतलब मास पर बेस्ड होता है। 47 का आप लिख सकते हैं आंसर ए। तो देख सकते हैं कि किस किस का आंसर आपका ये सही होता है। देन क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे पूछा गया है डिस्चार्ज ओवर अ ट्रेंगुलर नोच आर वियर इज गिवन बाय। किस फार्मूले के थ्रू? यही फार्मूले नोच के थ्रू, जो आपके ट्रेंगुलर नोच है, ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो जो मैं व्यापम एमपी व्यापम या एमपीपीईबी की जो सब इंजीनियर की एग्जाम होती हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करवाए थे। उसमें 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 48 आपका जो ट्रेंगुलर नोच को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या है आपका ट्रेंगुलर नोच? एज अ वियर आर चैनल। इस प्रकार से ट्रेंगुलर नोच, ये वर्टिकल एक्सिस के साथ में इसका एंगल थीटा। तो आपको बताना है डिस्चार्ज कितना होगा। आपको डिस्चार्ज का फार्मूला पूछा है। तो ट्रेंगुलर नोच के होता है 8/15 CD tan θ/2 tan θ/2 √2g h⁵/2। ये होता है आपका h। तो ट्रेंगुलर नोच के लिए या वियर के लिए आपका फार्मूला क्या हुआ? 8/15 CD tan θ/2 √2g h⁵5/2। उसी प्रकार यदि आपको रेक्टेंगुलर नोच के लिए पूछा जाए, ये होता है आपका ट्रेंगुलर नोच। उसी प्रकार यदि आपसे कभी एग्जाम में रेक्टेंगुलर नोच के लिए यदि पूछा जाए तो उसके लिए आप डिस्चार्ज लिखते हैं Q इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CDL √2g h⁵3/2। और सिमिलरली यदि आपसे, अब ये ट्रेंगुलर रेक्टेंगल क्या होता है आपका इस फॉर्म में, ओके, इसका L डायमेंशन और हाइट ऑफ चैनल H। रेक्टेंगुलर, और यदि आप इसको कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है? यदि मैं इस रेक्टेंगल को इस प्रकार से बीच में रखता हूं और यहां से इसको ऐड कर दिया ट्रेंगुलर सेक्शंस को, तो ये थीटा और ये भी थीटा आपका, तो ये क्या बन गया आपका? एज अ ट्रेपेजोइडल चैनल, ट्रेपेजोइडल नोच। तो ट्रेपेजोइडल नोच के लिए आपका फार्मूला क्या बन जाएगा? यदि आपका ये Q डेल्टा है और ये Q रेक्टेंगल है तो इन दोनों का समेशन इज योर Q डेल्टा, मतलब Q ट्रेंगल प्लस
क्यू आप रेक्टेंगल, दोनों के फार्मूले को कंबाइन कर देंगे तो आपको ट्रेपेजोइडल का नोच का फार्मूला मिल जाएगा। तो अभी आपसे पूछा था ट्रेंगुलर नोच के लिए क्या फार्मूला होगा, तो 8/15 CD tan θ/2 √2g h⁵ मीन्स ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा है यहां पर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस, कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल कर्व्स इज यूज्ड इन ऑटोकैड। अब ऑटोकैड से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 49 का। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑटोकैड पर बेस्ड। उसने बोला है कि यदि मुझे क्या बनाना है, पैरेलल लाइंस, कंसेंट्रिक सर्कल एंड पैरेलल कर्व्स। तो पहले पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस मतलब एक लाइन बनी हुई है आपकी, ये एक लाइन बनी हुई है, मैं कौन सी कमांड यूज करूं, वो क्या बोल रहा है कि कौन सी कमांड यदि मैं यूज करता हूं तो इस लाइन से नंबर ऑफ पैरेलल लाइन में क्रिएट कर पाऊं। मींस नंबर ऑफ पैरेलल लाइन मींस ये आपने लाइन ड्रॉ किया, इस लाइन से मैं नंबर ऑफ पैरेलल लाइन, ये इस प्रकार से इसको बना, इसका कौन सी कमांड यूज करूं कि इसके थ्रू में इस प्रकार से नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस या फिर कंसेंट्रिक सर्कल, क्या बना लो आप, कंसेंट्रिक सर्कल, इसमें भी वही कमांड यूज करूं इस सर्कल से कि मैं क्या बना लूं, कंसेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा सर्कल या ऐसे नंबर ऑफ सर्कल जिनके क्या हो, रेडियस अलग अलग हो पर उनका सेंटर क्या हो, सेंटर ऑफ सर्कल एक ही हो। जैसे कि इन दोनों का सेंटर क्या है अभी आपका एक ही है। और तो ये किसके थ्रू कर सकता हूं, कौन सी कमांड से, फिलेट, ऑफसेट, कॉपी और अरे कमांड से। और उसी प्रकार कर्व का देख लेंगे कि एक कर्व है उससे आप नंबर ऑफ कर्व कैसे बना सकते हैं, पैरेलल कर्व्स। तो ये किस कमांड के थ्रू, तो ये मैं करता हूं एज अ ऑफसेट कमांड से। किसके थ्रू, ऑफसेट कमांड। कौन सी कमांड, ऑफसेट कमांड। और जो होता है आंसर आपका सी। जो फिलेट कमांड है, फिलेट आपका क्या यूज होता है एज अ, ये आपका कोई पोर्शन है, आपने कोई ड्राइंग किया है, इसका कॉर्नर आपको क्या करना है एज अ बेवेल्ड फॉर्म में। बेवेल्ड मींस आपको इसको कर्व का कॉर्नर को हटाना है। तो आपने क्या कर दिया, एक बार इसको सिलेक्ट किया, एक बार इस पोर्शन को सिलेक्ट किया, तो ये आपका किस प्रकार से शेप में बन जाएगा, ये एज अ फिलेट फॉर्म में। इसको पढ़ता हूं एज अ फिलेट। और कॉपी तो आप समझते ही हो कि इसी की अगर मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ कॉपी करना है कि एक यहां पर है, एक और ऐसा चाहिए आपको इस तरह। तो कॉपी कमांड आपने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, देन यहां पर पे जहां पर आपको इसको ड्रॉ करना है, तो ये आपका कॉपी होता है। अरे क्या होता है, अरे आपका एज अ एडवांस ऑफ कॉपी है। क्या है आपका एडवांस वर्जन एक प्रकार से है, मतलब नंबर ऑफ आपको अरे में चाहिए। अरे मीन्स जैसे आपको ये सर्कल है, इस सर्कल से आपको क्या बनाना है, नंबर ऑफ सर्कल इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मींस एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में आपके नंबर ऑफ इसमें फिट करना है। मींस इस प्रकार से, तो ये आपने एक फिक्स डिस्टेंस या गैप दे दिया पूरे अरे कमांड में, और इस प्रकार से आप इसको अरे कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हो आप, अरे करना। तो ये पैरेलल ना हुए ना पे आपकी कुछ प्रकार से, तो इसका आंसर कौन सा हुआ आपका कि पैरेलल लाइन से कंसेंट्रिक सर्कल और पैरेलल कर्व्स को मुझे अचीव करना है, तो कौन सी कमांड यूज करूंगा मैं, ऑफसेट। देन क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइंस इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में 90 डिग्री स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने के लिए मैं कौन सी कमांड का यूज करता हूं, ऑर्थो, लीनियर, पोलर ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैपिंग। तो ऑर्थो के थ्रू में अगर ऑर्थो कमांड सिलेक्ट करता हूं, मींस आंसर आपका होता है ए। ऑर्थो कमांड के थ्रू आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो आपको किस में मिलती है, परपेंडिकुलर में एक दूसरे के क्या मिलती है आपको, और इसका सिंबल ही आपका इस प्रकार से ये इस प्रकार से होता है। तो इस कमांड को ऑन और ऑफ करने के लिए आपकी शॉर्टकट की क्या है, तो कभी कभी जैसे आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इसकी शॉर्टकट की है ऑर्थो के लिए F8। उसी प्रकार अगर आपको पोलर ट्रैकिंग के लिए
शॉर्टकट की पता करना है तो उसका है आपका F10 और ऑब्जेक्ट स्नैप जो होता है ओ स्नैप लिखा है। ओ स्नैप मतलब क्या है, वो शॉर्ट फॉर्म लिखा है, या वो भी आप कमांड लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आप टाइप करते हैं ओ स्नैप तो आपकी ये कमांड आपको मिल जाती है। ऑन है तो ऑफ हो जाएगा और ऑफ है तो आपकी ऑन हो जाएगा। उसी को पढ़ता हूँ ऑब्जेक्ट स्नैप और इसकी शॉर्टकट की है F3। ये क्या करता है, आपको एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर ये रिप्रेजेंट बताता है। बट आपसे पूछा था कि यदि मुझे 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करना है तो कौन सी कमांड यूज करूंगा मैं, ऑर्थो। तो आंसर हुआ आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 51, इन ब्रिक masonry the bond produced by laying alternate header and stretcher in each course is known as, उसको मैं क्या पढ़ता हूं, तो उसको मैं क्या पढ़ता हूं, देखते हैं। इन ब्रेक मैसोनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर। हेडर होता है आपका, ये ब्रिक है, तो जो विड्थ वाली डायमेंशन है आपका वो कहलाता है आपका एज अ हेडर, और जो लेंथ वाली डायमेंशन ऑफ ब्रिक है वो कहलाती है आपकी एज अ स्ट्रेचर। तो यदि मैं किस प्रकार से अरेंज करता हूं, कोर्स मतलब होता है लाइन बिछाना, ब्रिक की एक लाइन बिछाना। तो एक को ईच कोर्स क्या बोला है, ईच कोर्स में यदि क्या किया जाए, ये इस प्रकार से आपका ये इस प्रकार से आगे आपका बॉन्ड होता है। बॉन्ड में क्या बोला है, यदि आपका अल्टरनेट हेडर, यहां पर हेडर भी आ रहा है और उसके बाद स्ट्रेचर, फिर आपका हेडर आएगा, तो इस प्रकार से जो बॉन्ड होता है उसको मैं क्या पढ़ता हूं, एज अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड। कौन सा पढ़ते हो आप, एक ही कोर्स में यदि दोनों होता हो तो वो कहलाता है आपका डबल फ्लेमिश बॉन्ड। और इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है कि यदि आपका एक लाइन में, ये जैसे आपकी वॉल है, ये आपने वॉल बनाया, वॉल में आपने जो लाइनिंग किया है या फिर वॉल बनाई, तो उसमें क्या किया है, एक लाइन आपने पूरी स्ट्रेचर से बना दी। देन सेकंड लाइन में आपने क्या बनाया है, एज अ हेडर यूज किया है। फिर आपने इस प्रकार से, तो ये कहलाता है आपका इंग्लिश बॉन्ड। मतलब ईच कोर्स, ये कोर्स कहलाते हैं आपके एक एक लाइन, ये कोर्स सिंगल, सेकंड कोर्स एंड थर्ड कोर्स। तो एक कोर्स में आपने पूरा स्ट्रेचर यूज किया है एंड देन आपने हेडर, तो इसको पढ़ता हूं मैं एज आपका इंग्लिश बॉन्ड। बट यदि दोनों आपका एक ही कोर्स में आ रहा है तो वो कहलाएगा आपका एज अ डबल फ्लेमिश बॉन्ड। तो आंसर हुआ आपका ए। तो 51 का आंसर हुआ आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछा गया है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, किससे ज्यादा होती हैं आपकी 100 मेगापास्कल, 150 मेगापास्कल, 250 मेगापास्कल और 50 मेगापास्कल। तो डायरेक्टली आपका इसका आंसर है ग्रेटर देन क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन, जो बिल्डिंग स्टोन है आपका उसके कितने होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 100 मेगापास्कल। तो इसका आंसर हुआ आपका 52 का ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 53, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर करेस्पॉन्डिंग टू, जो इकोनॉमिकल डेप्थ होती है प्लेट गर्डर की वो मैं किसके करेस्पॉन्ड लेता हूं, तो किसके करेस्पॉन्ड लेते हो आप, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर, मिनिमम डेप्थ, मैक्सिमम वेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ वेब और मिनिमम वेट। तो किसके करेस्पॉन्डिंग लेते हो आप, मिनिमम वेट, ऑप्शन नंबर डी। मिनिमम वेट के करेस्पॉन्डिंग आप इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर डिजाइन करते हो। देन सेकंड, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 54,
क्वेश्चन नंबर 54, बियरिंग स्टिफनर इन अ प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू, जो बियरिंग स्टिफनर होता है प्लेट गर्डर में क्यों यूज करता हूं मैं? डिक्रीज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ वेब, प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब, प्रिवेंट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन और ट्रांसफर द लोड फ्रॉम द टॉप फ्लैंज टू बॉटम वन। तो किसके लिए? बकलिंग ऑफ वेब को प्रिवेंट करने के लिए या बकलिंग ऑफ वेब ना हो उसके लिए मैं बियरिंग स्टिफनर प्रोवाइड करता हूं प्लेट गर्डर में। तो आंसर होगा आपका 54 का ऑप्शन नंबर बी, फॉर प्रिवेंट बकलिंग ऑफ वेब। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 55, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट शुड बी द ग्रॉस सेक्शनल एरिया इन स्लैब। स्लैब में आपका मिनिमम रेनफोर्समेंट एरिया कितना होगा या मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होगा ग्रॉस सेक्शनल एरिया के करस्पॉन्डिंग। तो यह आपका होता है फॉर HYSD बार, किसके लिए? फॉर HYSD हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए आपका परसेंटेज ऑफ AST होता है 0.12% ऑफ B इंटू डी। B इंटू डी मीन्स ग्रॉस सेक्शनल एरिया, ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्लैब। उसी प्रकार फॉर माइल्ड स्टील ये होता है आपका 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया। तो अब यहां पर देखिए यदि आपके ऑप्शन किस में है? डेसिमल में। तो अगर इसको मैं परसेंटेज में मीन्स ये आप इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी 100 से डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स कितना हुआ है? 0.0015 ऑफ ग्रॉस एरिया और उसी प्रकार ये हो जाता है आपका 0.0012 ग्रॉस एरिया। तो यहां पर आप देखते हैं कि आपके जो ऑप्शन है 55 के ऑप्शन ए और बी दोनों मैच हो रहे हैं, ए एंड बी। क्यों? क्योंकि आपका जो स्लैब का ए परसेंटेज ऑफ मिनिमम रेनफोर्समेंट किस पर डिपेंड करेगा? आपका बार कौन सा यूज कर रहे हो आप, HYSD और माइल्ड स्टील। तो माइल्ड स्टील यूज करता हूं तो मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट आपका आता है 0.0015 ऑफ ग्रॉस एरिया, और अगर मैं HYSD यूज करता हूं तो आता है मेरा 0.0012 ग्रॉस एरिया। तो दोनों कंडीशंस में दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आपका ये क्वेश्चन पॉसिबल है कि ये कैंसिल हो जाए। ओके, बट अभी के लिए आपका आंसर कौन सा हुआ? ए एंड बी बोथ। देन क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा है फॉर M150 mixed concrete according to IS specification local bend stress or bond stress is equal to, किसके बराबर होता है M150 के लिए? M150 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? मिक्स ऑफ 150 ग्रेड का स्ट्रेंथ मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि बॉन्ड स्ट्रेस कितना होगा। तो फॉर M20 के लिए होता है आपका 1.2। IS कोड में आपको IS 456-2000 में आपको कहां से दिया हुआ है? फॉर M20 के लिए आपको जो टाउ BD या बॉन्ड स्ट्रेस होती है वो आपको दिया है 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर मीन्स कितना दिया है आपको? अगर किलोग्राम में देखा जाए तो इसको आप 10 से इंटू कर देंगे, मीन्स 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट कन्वर्जन करोगे तो आपका समझ में आ जाएगा। अप्रोक्स 12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर किसके लिए? M20 के लिए। तो M50 के लिए क्या होगा? 12 से कम ही होगा। तो कितना रिकमेंडेड किया है आपको? 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके लिए आपका टाउ BD है 10 किलोग्राम
पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आंसर हुआ आपका कौन सा? बी। आंसर इज योर बी। बॉन्ड स्ट्रेस टाउ बी डी इज योर 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 57, इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स एंड, मतलब आपको लॉन्ग वॉल बताना है कि क्या होती है उसकी डायमेंशन। ये आपका हॉल है, तो ये आपका एज अ लॉन्ग वॉल जिसकी डायमेंशन आपको यह निकालना है। ये L इज इक्वल टू आपका कितना है? y मान लिया जाए तो मीन्स ये डायमेंशन आपकी ओके y, और उसी प्रकार यह डायमेंशन आपकी शॉर्ट वॉल x हो जाता है। तो लॉन्ग वॉल डायमेंशन, लॉन्ग वॉल कितना होगा? यदि विड्थ ऑफ, ये क्या आपका विड्थ ऑफ वॉल, ये है आपका W, तो ये कितना बचा है? W/2, तो ये भी तो आपका W/2 हुआ। तो लॉन्ग वॉल पूरा होगा आपका, तो लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू y प्लस W/2 एक साइड का और दूसरी साइड का आपका W/2। उसी प्रकार यदि मुझे शॉर्ट वॉल फाइंड आउट करना है तो शॉर्ट वॉल कितना होगा आपका? ये वाली डायमेंशन, तो ये शॉर्ट वॉल आपका होगा इज इक्वल टू x माइनस W/2 ये वाला, और W/2 ये आपने माइनस कर दिया। तो इस प्रकार से डायमेंशन बन जाती है। तो लॉन्ग वॉल आपसे पूछा है तो क्या होगा? लेंथ ऑफ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आपका y प्लस, और क्या होगा आपका? एक साइड की हाफ डिस्टेंस, मींस क्या होगा? हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, हाफ ब्रेड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड, मींस आंसर हुआ आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 58, what is the total pressure on a plane surface inclined at an angle theta with the horizontal? horizontal के साथ में यदि आपका कोई प्लेन सरफेस इंक्लाइंड है थीटा एंगल से, तो उस पर प्रेशर फोर्स कितना होगा? क्या बताना है आपको? प्रेशर फोर्स। ये कोई सरफेस है हॉरिजॉन्टल वाटर सरफेस, यहां से आपका कोई प्लेट इस प्रकार से थीटा एंगल पर है, तो आपको बताना है कि यहां पर जो प्रेशर हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो प्रेशर कहां इसकी सीजी पर लगेगा? ये होता है आपका h बार, सीजी से दूरी, डेप्थ ऑफ सीजी ऑफ इंक्लाइंड एरिया फ्रॉम सरफेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो प्रेशर फोर्स आपसे पूछा है, तो प्रेशर फोर्स कितना होगा आपका? प्रेशर फोर्स ये होता है आपका P इंटू एरिया इंटू साइन थीटा, P इंटू एरिया इंटू साइन थीटा, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 7 days एंड 28 days? 7 days और 28 days की जो स्ट्रेंथ है उसके बीच में रेशियो क्या होता है आपका? तो उसके बीच में जो आपका रेशियो होता है वो होता है आपका 2/3। कितना होता है? 2/3, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 60, क्या पूछा है? विथ रिफरेंस टू द नेटवर्क शोन इन बिलो विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? जो एक डायग्राम बना है आपके इसमें किसके रिगार्डिंग? सीपीएम का आपका नेटवर्क एनालिसिस से नेटवर्क बना है,
जो इस प्रकार से। तो आपसे पूछा है कि इस डायग्राम के रिगार्डिंग आपके कौन से ऑप्शन सही होते हैं और उसमें से एक ऑप्शन गलत है, तो आप वो गलत ऑप्शन चूज करके बताइए। तो मीन्स क्या पूछा है, इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4। तो जो इवेंट 7 है आपका वो 7 के बाद होगा क्या? इवेंट 7 मेरा जो है वो 4 के बाद होने वाला है, तो सिर्फ 4 के बाद नहीं 3 के बाद होगा। किसके बाद होगा आपका? 3 और 4 के बाद। तो जब 7 कभी हो सकता है जब मेरा क्या होगा, 3 वाला इवेंट और 4 इवेंट कंप्लीट होता है। तो ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ 4 पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो एक तो आपका ये गलत हुआ। इवेंट 7 प्रीसीड्स इवेंट 6। इवेंट जो 6 है, इवेंट 6 जो है आपका वो 7 से बाद होती है, मतलब 7 जो है आपका प्रीसीड्स, क्या बोला है सॉरी, इवेंट 7 प्रीसीड्स इवेंट 6, मतलब 6 के पहले इवेंट 7 होता है। तो ये तो सही है आपका, तो बी आपका सही हुआ, ए आपका गलत है। देन सी इवेंट 5 फॉलोज इवेंट 3। जो 5 है वो 3 को फॉलो कर रही है, क्योंकि जब 3 होगा तभी आपका क्या हो रहा है, 5। तो ये आपका सही हो रहा है। देन इवेंट 3 एंड 4 अकर आफ्टर इवेंट 2। इवेंट 3 और 4 आपका तभी हो पाएगा जब आपका इवेंट 2 कंप्लीट होगा, मीन्स ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर इनकरेक्ट, मीन्स आंसर कौन सा होगा, 60 का आपका आंसर ए। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, द डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू होता है आपका फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस में? ओरिफिस मीन्स एज अ स्मॉल छिद्र, तो उस स्मॉल छिद्र में आपको डिस्चार्ज निकालना है फुली सबमर्ज्ड कंडीशंस में। तो उसके लिए आपका डिस्चार्ज का फार्मूला बताइए। तो फार्मूला क्या है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू सी डी बी इंटू H2 माइनस H1 √2GH। सभी डायमेंशंस क्या है आपका ऐसा, H2 आपका क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड अबव बॉटम एज ऑफ ओरिफिस ऑन अपस्ट्रीम साइड। उसी प्रकार H1 आपका क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड अबव टॉप सरफेस और टॉप एज ओरिफिस ऑन अपस्ट्रीम साइड, और इन दोनों का डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल ऑन बोथ द साइड इज कॉल्ड एज H। तो आपका फार्मूला बनता है इनफॉर्म। तो मीन्स आंसर कौन सा होता है आपका, ए सी डी इंटू बी H2 माइनस H1 √2GH। तो आंसर हुआ आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 62, द प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ प्रेशर इज टर्म्ड एज। एब्सोल्यूट जीरो से जो प्रेशर मेजर करता हूं उसको मैं क्या पढ़ता हूं, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये होता है आपका एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन, एब्सोल्यूट जीरो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जो मेजर करता हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जो मेजर करता हूं वो कहलाता है मेरा एज अ गेज प्रेशर। और एब्सोल्यूट जीरो से जो मेजर करता हूं वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है आपका कुछ प्रेशर तो वो कहलाएगा आपका वैक्यूम प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर मींस एब्सोल्यूट जीरो से जो प्रेशर मेजर कर रहा हूं मैं, आप तो यहां से मेजर करें, ये दोनों आपके एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएंगे। मींस pressure measured above the absolute zero of pressure is termed as absolute pressure, means 62 option number B is your correct। कौन सा, बी ऑप्शन एब्सोल्यूट प्रेशर होगा आपका। देन 63, नंबर ऑफ लिंक्स इन रेवेन्यू चेन। जो रेवेन्यू चेन होता है आपका उसमें कितने नंबर ऑफ लिंक होती हैं, कितनी होती है नंबर ऑफ लिंक? तो रेवेन्यू चेन होती है आपकी, रेवेन्यू चेन कौन सा, रेवेन्यू चेन जिसकी लेंथ होती है आपकी 33 फीट
और इसमें जो लिंक होती है, नंबर ऑफ लिंक 16 होती हैं। उसी प्रकार यदि आपसे पूछ लिया जाए गंटर्स चेन या सर्वेयर्स चेन, सर्वेयर्स और गंटर्स चेन, तो इसमें की जो आपकी लेंथ होती हैं आपकी इसकी 66 फीट और लिंक होती हैं आपकी इसमें नंबर ऑफ 100। उसी प्रकार इंजीनियर्स चेन पूछा जाए आपसे, इंजीनियर्स चेन, तो इसकी जो लेंथ होता है आपका वो होती है आपकी 100 फीट और लिंक भी आपकी इसमें होती हैं 100 लिंक का। तो आपसे पूछा है रेवेन्यू चेन का आपका कितनी नंबर ऑफ लिंक होती हैं, तो 16 होती हैं। तो आंसर आपका होता है डी। कौन सा? 63 का आपका डी आंसर करेक्ट होता है, रेवेन्यू चेन। तो ये भी आपकी इस प्रकार से याद रखना है कि इनसे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि इनकी रेवेन्यू चेन की लंबाई कितनी होती है, इंजीनियर्स चेन की लिंक कितनी होती है और उसकी लंबाई कितनी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 64, इफ क्वाड्रेंटल bearing of line is an 38 degree east, then the whole circle bearing of the line is that 64। एक लाइन है, ये आपका नॉर्थ पोर्शन और ये साउथ। इस लाइन की जो ईस्ट क्वाड्रेंटल बियरिंग है कितना है? 38 डिग्री। और मुझे पता है जो नॉर्थ और ईस्ट क्वाड्रेंट में होती है टर्म्स, जितना एंगल होता है वही मेरा क्यूबी बराबर होल सर्कल बियरिंग होती हैं इन नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट। तो इसमें से क्या होगा? सिर्फ आपका सफिक्स हट जाएंगे, सफिक्स और प्रीफिक्स मींस एन और ई। तो वो होल सर्कल बियरिंग कितना हुआ आपका? क्योंकि मैं होल सर्कल बियरिंग को भी कहाँ से मेजर करता हूँ? यहाँ से। तो कितना हुआ है? 38 डिग्री। तो WCB आपका कितना हुआ इसके लिए? 38 डिग्री मीन्स आंसर हुआ आपका 64 का डी। डी इज योर करेक्ट आंसर, 64। ओके हाँ। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल अ रिवाइज्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शनड एस्टीमेट एक्सीड। आप रिवाइज्ड एस्टीमेट कब बनाते हैं? यदि आपका सैंक्शन एस्टीमेट किससे ज़्यादा निकल जाए, कितने परसेंटेज ऑफ आपका रिवाइज्ड एस्टीमेट ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब एक्सीड हो जाए उससे आपका। तो कितना? 5% यदि आपका सैंक्शनड एस्टीमेट से ज़्यादा एस्टीमेट बनता है, ज़्यादा चार्ज बनता है, कितने से? 5% से, तो फिर आप रिवाइज एस्टीमेट बनाते हैं। तो 65 का आपका आंसर हुआ बी। कितना? 5%। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 66, यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज गिवन बाय। 66 में जो आपका यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी है वो किसके द्वारा दिया गया है? लीरॉय के शर्मन। किसके द्वारा? लीरॉय के शर्मन। ली रॉय के शर्मन के थ्रू आपको दिया गया है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी। मींस आंसर हुआ आपका बी। 66 का आंसर है आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू लेसीज सिल्ट थ्योरी पेरीमीटर पी ऑफ अ चैनल इज प्रोपोर्शनल टू दी। किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका? सिल्ट थ्योरी का पेरीमीटर। तो P इज इक्वल टू, फार्मूला पता है मुझे, लेसी ने कितना दिया है? 4.75 रूट ऑफ Q। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ Q, या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं? Q टू द पावर 1/2। तो आंसर इज योर Q टू द पावर 1/2 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। 67 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। देन अ कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड। जो कंटूर के राइट एंगल पर कैनाल लाई करता है उसको मैं कौन सी कैनाल पढ़ता हूं? ब्रांच कैनाल, वाटरशेड कैनाल, कंटूर कैनाल और साइड स्लॉप कैनाल। तो कंटूर कैनाल होती हैं जो आपका क्या होती है? पैरेलल टू दी
कंटूर ऑफ कंट्री होती हैं, तो पैरेलल कंटूर तो नहीं पूछा है आपसे, तो कंटूर केनाल नहीं होगा। ब्रांच केनाल भी नहीं होगा क्योंकि आपने ब्रांचेस की तो नहीं पूछ रहे हैं, आप पूछ रहे हैं अलोंग टू दी वाटरशेड। देन जो रीज आर वाटर कैनाल होता है या वाटरशेड कैनाल होता है वो होती हैं आपकी अलाइन अलोंग दी वाटरशेड, तो जो आपका वाटरशेड चैनल है उसके अलोंग होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। आपके जो कंटूर के परपेंडिकुलर या 90 डिग्री जो कैनाल होता है उसको मैं पढ़ता हूं एज अ साइड स्लोप कैनाल, तो अ कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू द कंटूर इज कॉल्ड एज अ साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। तो मींस आंसर कौन सा हुआ आपका 68 का डी। सिक्सटी 68 का आंसर हुआ आपका डी। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 अ क्रॉप रिक्वायर्स अ टोटल डेप्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर ऑफ वाटर फॉर अ बेस पीरियड ऑफ 110 डेज, देन ड्यूटी ऑफ वाटर इज दैट। तो ड्यूटी कितना होगा यदि आपका डेप्थ कितना दिया है, डेप्थ मतलब डेल्टा दिया है आपको 90 सेंटीमीटर, बेस पीरियड आपको दिया है 110 दिन, तो मुझे पता है ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी अपॉन डेल्टा, बी अपॉन डेल्टा। जो बी होता है वो आपकी होती है टर्म्स डेस में और ये टर्म्स होती है मीटर में, तब आपको ड्यूटी मिलती है हेक्टेयर प्रति क्यूमेक में या हेक्टेयर पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में मिलती हैं आपको टर्म्स। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8.64 इंटू बेस पीरियड दिया है आपको 110 अपॉन 90, तो 90 को मीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा आपका 0.90 मीटर। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है आपका 1056 हेक्टेयर पर क्यूमेक। 1056 हेक्टेयर पर क्यूमेक मीन्स ऑप्शन होता है आपका 69 का, 69 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 70 द गेरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन द थ्योरी। कौन सी थ्योरी? गेरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन द थ्योरी। किस पर बेस्ड है? कैनेडिस थ्योरी, लेसिस थ्योरी, खोसलास थ्योरी और ब्लिक्स थ्योरी। तो जो आपका गेरेट्स डायग्राम होता है वो बेस्ड है आपका किस पर? कैनेडिस थ्योरी पर। ये क्वेश्चन आपसे 3 से 4 बार अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि गेरेट्स डायग्राम आपका किस पर बेस्ड है? कैनेडिस थ्योरी। तो 70 का आंसर हुआ आपका डी, गेरेट्स डायग्राम बेस्ड ऑन कैनेडिस थ्योरी। देन 71 क्वेश्चन नंबर 71 इज दैट क्लेप्रॉन्स थ्योरम इज आल्सो नोन एज। तो जो क्लेप्रॉन्स थ्योरम होती है किसको निकालने के लिए? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए केप्लॉन्स ने थ्योरम दी थी। किसके बेस्ड? 3 सपोर्ट्स पर आप मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो उसको बोलता हूं मैं एज अ 3 मूवमेंट्स इक्वेशन। क्या पढ़ते हो आप? 3 मूवमेंट्स थ्योरम, 3 मूवमेंट्स थ्योरम, या इसी को मैं पढ़ता हूं एज अ 3 मूवमेंट क्लेपेरेंस थ्योरम। तो क्लेपेरेंस थ्योरम को मैं 3 मूवमेंट्स बोलता हूं, मींस 71 का आंसर हुआ आपका डी। देन क्वेश्चन नंबर 72 क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की करेक्ट वैल्यू कौन सा होगा? क्या पूछा है आपसे कि आप बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की करेक्ट वैल्यू क्या होगी? सीसी, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। तो ये होता है आपका D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। और उसी प्रकार यदि आपसे कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पूछ लिया जाए तो वो टर्म्स होती हैं आपकी D60 अपॉन D10।
तो आपसे पूछा है अभी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू d30² अपॉन d60 इंटू d10, मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, डी सही होता है, 72 का ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 73, अब द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ अ सॉइल मास इज 0 देन द टाइप ऑफ सॉइल इज, किस प्रकार की सॉइल होगा यदि आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लास्टिसिटी होती है आपकी इंडेक्स IP इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और इसके लिए आपकी कंसिस्टेंसी रिप्रेजेंट करती है वैल्यू पर। यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका क्या होता है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या बताती है, नॉन प्लास्टिक सॉइल। कौन सी सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल, मीन्स क्या बताता है आपको वो, सैंड या ग्रेवल या कोर्स ग्रेन सॉइल, सैंड और ग्रेवल बताएगा आपको कि वो नॉन प्लास्टिक सॉइल है। अगर आपका कितना हो, लेस देन 7 हो, तब आपका कहलाता है लो प्लास्टिक सॉइल। कौन सी सॉइल, लो प्लास्टिक सॉइल। और यदि 7 से 17 के बीच में हो, क्या हो, 7 से 17 के बीच में, तो वो कहलाती है आपकी मीडियम प्लास्टिक सॉइल। और उसी प्रकार यदि ग्रेटर देन 17 हो, तो वो कहलाती है आपकी हाई प्लास्टिक सॉइल। कौन सी, हाई प्लास्टिक सॉइल। तो आपसे पूछा है यदि प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 हो तो कौन सी होगी सॉइल, नॉन प्लास्टिक, या फिर ऑप्शन में आपको दिया है सैंड। तो आंसर हुआ आपका 73 का डी आंसर। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 नंबर का क्वेश्चन जो आपका राजस्थान जेई में पूछा गया है वो है कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द प्लेन स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर। जो आपको स्ट्रक्चर शोन किया गया है, दिया गया है, उसकी डीएस बताइए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ये हिंज सपोर्ट दिए हैं आपको, इस प्रकार से ट्रस स्ट्रक्चर गिवन है आपको, और क्या गिवन है, ये दिया गया है आपको। तो डीएस निकालने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है, m प्लस आर माइनस 2j, m प्लस आर माइनस 2j। तो वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ रिएक्शन एग्जिस्टिंग और नंबर ऑफ जॉइंट। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ रही हैं, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, मीन्स 4। नंबर ऑफ जॉइंट 1 2 3 4 और 5 आपके पास नंबर ऑफ जॉइंट हैं। और नंबर ऑफ मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपके पास नंबर ऑफ मेंबर है। मीन्स 10 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 5, तो 10 से 10 कैंसल, मीन्स डी एस इज इक्वल टू 4। तो आपका डी एस कितना हुआ, 4, मीन्स आंसर आपका ए, 74 का आंसर हुआ आपका ए, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। देन क्वेश्चन नंबर 75, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन अ कंजुगेट बीम गिव्स, क्या गिव करता है आपको, कंजुगेट बीम में आपका जो बेंडिंग मोमेंट होता है। (75) में आपसे पूछा गया है कि जो कंजुगेट बीम है, तो बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन क्या रिप्रेजेंट, 1 मिनट, क्या होता है आपका बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन अ कंजुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम। तो क्या गिवन करेगा आपको, तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन कंजुगेट बीम इज इक्वल टू होता है आपका डिफ्लेक्शन इन एक्चुअल बीम। क्या गिवन करेगा आपका, यदि कंजुगेट बीम में यदि मैं बेंडिंग मोमेंट निकालता हूं तो वो एक्चुअल में क्या निकलेगा मेरा, डिफ्लेक्शन इन एक्चुअल बीम। उसी प्रकार यदि आपको स्लोप निकालना हो तो कंजुगेट बीम में आप क्या निकालेंगे, शियर फोर्स। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन एट एनी सेक्शन इन
कंजुगेट बीम हो इज इक्वल टू आपको क्या देगा वो, स्लोप इन रियल बीम और एक्चुअल बीम। एक्चुअल बीम में आप उसके थ्रू क्या फाइंड आउट कर पाओगे, स्लोप मीन्स थीटा और डिफ्लेक्शन डेल्टा फाइंड। तो बेंडिंग मोमेंट क्या देगा आपको, कंजुगेट बीम का डिफ्लेक्शन इन एक्चुअल बीम। तो आंसर होगा आपका डिफ्लेक्शन मीन्स ऑप्शन नंबर बी। देन 76, a rigid jointed plane frame is stable and statically determinate. कौन सा पूछा है आपको, फ्रेम के बारे में। यदि आपका रिजिड फ्रेम है, स्टेटिकली यदि डिटर्मिनेट है और स्टेबल भी है, रिजिड जॉइंटेड है, रिजिड जॉइंटेड प्लेन स्ट्रक्चर है, कौन सा फ्रेम का, स्टेबल भी है और डिटर्मिनेट है, तो ds होता है आपका फ्रेम का 3m प्लस r माइनस 3j। यदि डिटर्मिनेट कब होगा, यदि ds आपका क्या हो, 0, मीन्स फॉर स्टेबल कंडीशंस के लिए क्या बन जाएगा, 3m प्लस r माइनस 3j। यदि मुझे क्या करना हो, इसको अरेंज कर लेता हूं तो क्या होगा, 3j के बराबर 3m प्लस r इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ j, मीन्स ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 77, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल्स इज लाइज बिटवीन, किसके बीच में लाई करता है आपका पॉइजन्स रेशियो किसी एक जनरल मटेरियल का, तो कितना लाई करता है, म्यू, पॉइजन्स रेशियो म्यू लाई करता है आपका 0 टू 0.5 तक, 0 टू 0.5 के बीच में लाई करता है, मींस 0 टू 1/2। तो आंसर हुआ आपका 77A। देन क्वेश्चन नंबर 78, क्या पूछा है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ उसका दिया है b, डेप्थ आपको d, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड पैरेलल टू द एंड्स इज गिवन बाय। यदि आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसकी विड्थ b और डेप्थ आपका d है, तो क्वेश्चन नंबर 78 के लिए आपको पूछा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस क्या होगा। तो आई एक्स एक्स आपका होगा BD क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12 अबाउट CG। तो आंसर हुआ आपका A, इसका आंसर कौन सा हुआ, A। देन क्वेश्चन नंबर 79, नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E, बल्क मॉडुलस K एंड पॉइजन्स रेशियो 1/m इज दैट 1/m। ओके, तो आपको रिलेशन बताना है पॉइजन्स रेशियो में, बल्क मॉडुलस और, तो मुझे पता है E इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ K 1 माइनस 2 म्यू। अब यहां पर मैं पॉइजन्स रेशियो म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज 1/m, तो इसको क्या लिख दोगे आप, 3K 1 माइनस 2/m। तो आंसर क्या हुआ आपका, E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2/m। इसी प्रकार यदि आपसे शेयर मॉडुलस के बीच में रिलेशन पूछ लिया जाए तो आंसर क्या होगा आपका, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, या फिर m की टर्म्स में 2G 1 प्लस 1/m। तो दोनों टर्म्स में आपको याद रखना है। इसका आंसर हुआ E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2/m, और आंसर है आपके पास D। तो 79 का आंसर हुआ आपका D। देन क्वेश्चन नंबर 80, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ सेंट्रल पॉइंट लोड इज गिवन बाय। 80 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 80 में सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये रहा सिंपली सपोर्टेड बीम, इसका स्पान नेम दे दिया AB सपोर्ट। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड सेंट्रल पॉइंट लोड, सेंट्रल में आपका क्या लग रहा है एज अ पॉइंट लोड W, इसका स्पान L दे दिया आपने, इसका स्पान क्या है आपका L। तो डिफ्लेक्शंस शेप क्या बनेगा इसका, तो आपको ये डेल्टा
मैक्सिमम पूछा है। तो डेल्टा मैक्सिमम आपका होता है कितना, WL³ अपॉन 48 EI कितना होता है, WL³ अपॉन 48 EI। और यदि आपसे थीटा बी या थीटा ए पूछ लेता है तो थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी इज इक्वल टू WL² अपॉन 16 EI कितना होगा, WL² अपॉन 16 EI। तो आंसर कौन सा हुआ, WL³ अपॉन 48 EI मीन्स ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका 80 का सही होता है। तो इस प्रकार से आप मैच कर रहे होंगे कि कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं, कितने आपके गलत हो रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 81, इमल्शन पेंट कंटेन, इमल्शन पेंट में क्या कंटेन होता है आपका, जिंक व्हाइट लीड और पॉलीविनाइल एसीटेट और नाइट्रो कॉटन। तो उसमें क्या कंटेंट होता है आपका, पॉलीविनाइल एसीटेट। इमल्शन पेंट में आपका कंटेंट होता है पॉलीविनाइल एसीटेट, मीन्स इसका आंसर हुआ आपका 81 का सी। उसी प्रकार 82 आपसे पूछा है, फाइंड द सरफेस टेंशन इन अ सोप बबल। सोप बबल जो आपका है उसमें आपको सरफेस टेंशन फाइंड आउट करके बताना है। कब, जब 40 mm डायामीटर बबल का हो, व्हेन द इनसाइड प्रेशर इज 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप बताइए कि उस पर सरफेस टेंशन कितना लग रहा होगा। तो सरफेस टेंशन के लिए आपके पास फार्मूला है, PD अपॉन 8D, किसके लिए, सॉरी 8 फॉर सोप बबल। सोप बबल के लिए सरफेस टेंशन कितना होता है, 82। PD अपॉन 8, P है आपका प्रेशर, D है आपका डाया ऑफ बबल और सिग्मा है आपका सरफेस टेंशन। सिग्मा P है आपके पास 2.5 और D आपको दिया है 40 mm। 40 mm मीन्स आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो 0.04 मीटर अपॉन 8। तो यहाँ से आपका सिग्मा जो निकल कर आता है या सरफेस टेंशन निकल कर आता है वो निकलता है आपका 0.0125। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन पर मीटर। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट है आपका न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर से एक कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन की यूनिट भी ध्यान में रखना है। आंसर हुआ आपका 0.0125 और 82 का आंसर हुआ आपका डी। देन क्वेश्चन नंबर 83, इफ द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ अ बेंचमार्क इज 101 मीटर, the backside reading is 1.215 meter and foresight is 1.810. So the reduced level of the forward station is that. सॉरी, तो आपका जो रिड्यूस्ड लेवल दिया गया है और फोरसाइट बैक साइड रीडिंग दिया है, तो आपको आगे के स्टेशंस की क्या बताना है, आपको हाइट बताना है। देखते हैं, ये आपका एज अ ग्राउंड लेवल, तो यहाँ पर आपका बेंचमार्क जिसका आरएल दिया है आपको, इस बेंचमार्क का आरएल कितना दिया है आपको 101 मीटर। और इस पर आपने जो बैक साइड रीडिंग, यहाँ से आपका इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड है ट्राइपॉड पर, इससे आपने जो रीडिंग नोट डाउन किया स्टाफ रीडिंग, तो बैक साइड रीडिंग आपका निकलता है कितना निकला 1.215 मीटर। और उसी प्रकार ये आपका फोर साइड रीडिंग 1.810 मीटर। तो आपसे पूछा है कि इस इंस्ट्रूमेंट की हाइट यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर हाइट कितना होगा आपका, इतना ऐड कर दिया आपने, तो हाइट एट 1 या हाइट एट ए इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका 101 में आपने इतना ऐड कर दिया, तो ये मिल गया आपको इंस्ट्रूमेंट हाइट 1.215। अब इंस्ट्रूमेंट हाइट में से यदि मैं रीडिंग माइनस कर देता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की हाइट के बराबर है, तो इस रीडिंग को माइनस कर दिया 1.810, तो आपका हाइट ऑफ या फिर आरएल
ऑफ ए क्या मिलेगा आपको, आर एल कितना मिलेगा आपको, इसको माइनस कर दिया आपने तो कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशंस के बाद आपका निकल कर जो आएगा 100.405 मीटर। तो आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर होता है 83 का, आपका ए आंसर 83 ए इज़ योर करेक्ट आंसर। 100 मतलब 100.405 मीटर आपका आंसर होता है। देन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। फिर आपका सर्वेइंग से पूछा गया है, क्या पूछा है, दी एजोनिक लाइन इज द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स हैविंग डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशंस क्या रिप्रेजेंट करता है एजोनिक लाइन में, मिनिमम डिक्लाइनेशन, मैक्सिमम डिक्लाइनेशन, सेम डिक्लाइनेशन और जीरो डिक्लाइनेशन। यह क्वेश्चन आपकी अलग अलग एसएससी जेई या फिर मध्य प्रदेश की अलग स्टेट्स जेई और स्टेट सब इंजीनियर एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है एजोनिक लाइंस। और यहाँ पर देखते हैं कि एजोनिक लाइन होती क्या है। तो एजोनिक लाइन जो आपकी रिप्रेजेंट करती है एजोनिक लाइन, क्वेश्चन नंबर 84। तो एजोनिक लाइन जो रिप्रेजेंट करती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं आपको एज अ जीरो डिक्लाइनेशन पॉइंट। एजोनिक लाइन passes through zero declination point, passes through zero declination point। उसी प्रकार एक होती है आपकी आइसोजोनिक लाइन, ये रिप्रेजेंट करती हैं आपका एज अ सेम डिक्लाइनेशन पॉइंट। तो आपसे पूछा है एजोनिक लाइन क्या होगा, पासेस टू द जीरो डिक्लाइनेशन पॉइंट, मींस 84 का आंसर होता है आपका डी। देन क्वेश्चन नंबर 85, the two closed coil springs of stiffness S and 2S are arranged in series in one case and another case arranged in parallel. So the ratio of stiffness of spring connected in series to parallel, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मीन्स एज अ इक्विवेलेंट स्टिफनेस रेशियो क्या कहलाएगा आपका, या किसके बराबर होगा। तो एक बार आपने स्प्रिंग को, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका 85, स्प्रिंग को कनेक्ट किया है एज अ सीरीज में, तो इसका स्टिफनेस ले लिया आपने K1 इज इक्वल टू एस, और सेकंड स्प्रिंग का स्टिफनेस है आपके पास K2 इज इक्वल टू 2s। सीरीज में जब कनेक्ट किया आपने, किस में कनेक्ट किया है आपने, सीरीज में, तो सीरीज में कनेक्ट करने पर आपका जो K इक्विवेलेंट या स्टिफनेस जो इक्विवेलेंट आता है सीरीज में, वो कितना निकलता है, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, मीन्स S इंटू 2S अपॉन 3S, S प्लस 2S। तो K सीरीज में आपका कितना निकल जाता है, 2S स्क्वायर अपॉन 3S। उसी प्रकार आपसे पूछा है यदि मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं, किस में कनेक्ट करता हूं, पैरेलल में, तो जो आपका स्प्रिंग है K1 इज इक्वल टू एस एंड K2 इज इक्वल टू 2s, फोर्स लगाया आपने F, तो यहां पर जो आपका K इक्विवेलेंट निकलता है वो इक्विवेलेंट निकलता है आपका K1 प्लस K2, मीन्स S प्लस 2S इज इक्वल टू 3S। तो पैरेलल में क्या हुआ आपका दिस टर्म्स, तो आपसे पूछा है रेशो किसका, रेशो सीरीज इनटू पैरेलल। तो यदि मैं सीरीज अपॉन पैरेलल, ये क्या है आपका पैरेलल स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, तो ये कितना है आपका सीरीज में 2s स्क्वायर अपॉन 3s, और अपॉन में हो जाएगा आपका ये 1 अपॉन 3s, 1 अपॉन 3s। तो s से आपका एक s कैंसिल हो जाता है और एक s से आपका ये, तो आंसर बनता है आपका कितना 2 अपॉन 9,
2/9। तो आंसर हुआ आपका बी, क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर 2/9। Then question number 86, if height of hydraulic gradient line above the floor of thickness T is H and the specific gravity of the material of floor is G, the minimum thickness of T of floor down stream of the crest wall is given by, कितना given किया गया है आपको? (86) थिकनेस निकालना है आपको H-1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस टी, स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस टी। तो ये आपका ग्रेडियंट लाइन का थिकनेस निकालने के लिए आपको फार्मूला दिया है H-1/G-T। तो आंसर हुआ आपका 86 इज योर डी। देन क्वेश्चन नंबर 87, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टैब्लिश्ड एट ईच ट्रेवर्स station and the direction of line is determined with reference to the magnetic meridian. This method of traversing is known as, उस मेथड को मैं क्या पढ़ता हूं? उस मेथड को पढ़ता हूं मैं एज अ लूज निडल मेथड। लूज निडल मेथड या इसी को मैं फ्री निडल मेथड भी पढ़ता हूं। और यह क्वेश्चन आपका गेट में भी पूछा जा चुका है। और कहां पर होता है आपका? एज अ थियोडोलाइट में कंपास के साथ में ये आपको मेजर करने के लिए लूज निडल मेथड का आप उपयोग करते हैं। तो 87 का आपका आंसर हुआ ए, लूज निडल मेथड या इसी को मैं फ्री निडल मेथड भी पढ़ता हूं। देन क्वेश्चन नंबर 88, द मटेरियल ऑफ अ रबर balloon has a Poisson's ratio of 0.5. If uniform pressure is applied to blow the balloon, तो the volumetric strain of the material is that. तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा उस बलून पर यदि आपका पॉइजन्स रेशियो कितना दिया हो? 0.5। तो पॉइजन्स वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है आपका चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज सेकेंड टर्म्स में क्या होता है आपका 3 टाइम्स ऑफ डायरेक्ट और यूनिफॉर्म प्रेशर अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 अपॉन एम। 1 अपॉन एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? एज अ पॉइजन्स रेशियो। तो आपसे बोला है यदि पॉइजन्स रेशियो 1 अपॉन एम इज इक्वल टू 0.55, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा? 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 0.5, क्योंकि 1 अपॉन एम की वैल्यू है आपके पास 0.5। यहां पर ध्यान में रखना है आपको। तो ये कितना बन जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज योर 0। तो आंसर आपका क्या होगा? 88 का आंसर है आपका 0, मीन्स डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 89, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज अ पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या रिप्रेजेंट करता है आपको? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज अ पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस द साइन। बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा हूं? आपके साइन चेंज कर रहा हूं, वहां पर आपका बनता है एज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। मींस आंसर हुआ 81, 89 का आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 90, according to Lacy's theory, the silt supporting eddies are generated from, जो एडीज थ्योरी होती है सिल्ट सपोर्ट्स होता है, तो एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम साइड्स ऑफ चैनल ओनली, बॉटम एज वेल एज साइड्स ऑफ चैनल, नन ऑफ दीज और बॉटम ऑफ चैनल ओनली। तो क्या होता है कि इसने क्या बोला है? अकॉर्डिंग टू लेसी, silt is kept in suspension by vertical component of eddies generated at all points of forces normal to the weighted perimeter। किसके? weighted perimeter के normal, मीन्स पेरीमीटर क्या होगा आपका? साइड भी आ जाएगा और उसका बेड भी आ जाएगा। तो मीन्स आंसर क्या होगा आपका? बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ चैनल, मीन्स 90 का आंसर हुआ आपका
बी कि द अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम, क्या होगा, वेटेड पेरीमीटर ऑफ चैनल। तो वेटेड पेरीमीटर में आपका साइड भी आएगा और बेड, तो आंसर हुआ आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 91, वेटेड पेरीमीटर ऑफ अ रिजाइम चैनल फॉर अ डिस्चार्ज 64 क्यूमेक्स एज पर लेसिस थ्योरी विल बी। तो वेटेड पेरीमीटर बताइए यदि आपका डिस्चार्ज कितना हो, 64। तो क्वेश्चन नंबर 91, क्यू दिया है आपको 64, तो आपसे पूछा है पी, तो पी कितना होगा आपका, ये बताना है। तो P इज इक्वल टू 4.75 रूट ऑफ क्यू। ये पिछले क्वेश्चन में भी आप देख चुके हो कि P आपका किससे प्रोपोर्शनल होता है, Q टू दी पावर 1/2। तो यहाँ आपसे वैल्यू पूछा है 4.75 रूट ऑफ 64, मीन्स ये बन गया आपका 8, और जहाँ से आपका निकल गया 38। कितना निकला, 38 मीटर। तो आंसर हुआ आपका 91 का ए। देन क्वेश्चन नंबर 92, द रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी इन हेक्टेयर प्रति क्यूमेक, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर एंड बेस ऑफ पीरियड बी इन डेज इज गिवन बाय। यदि इन तीनों के बीच में रिलेशंस बताना हो तो आप क्या बताएंगे, ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड के बीच में। तो ये फार्मूला भी आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हो, पीछे के कुछ क्वेश्चन पीछे। तो ड्यूटी आपका क्या होता है, इज इक्वल टू 8.64 बेस पीरियड अपॉन डेल्टा। 20 आपका बेस पीरियड होता है डेज में, ये होता है डेल्टा मीटर में, और ड्यूटी होती है आपकी हेक्टेयर प्रति मीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो क्या हुआ आपका आंसर, ए आंसर इज योर करेक्ट। 92 ए आंसर इज करेक्ट। Which of 93, question number 93, which of the following is the correct ratio of correction to curvature refraction? इन दोनों के बीच में आपका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, किसके बीच में, कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के बीच में। किसका क्वेश्चन है आपका, ये सर्वेइंग का क्वेश्चन है, और आपसे पूछा है कोफिशिएंट ऑफ करेक्शन कितना होता है, -0.0785 ऑफ डी स्क्वायर। डी होता है आपका किलोमीटर में डिस्टेंस, तो आंसर आते हैं आपके मीटर में। रिफ्रैक्शन, करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन होता है आपका 1/7 ऑफ सीसी, 1/7 ऑफ सीसी। तो आपसे यही तो पूछा है, CR अपॉन CC रेशियो इज इक्वल टू 1/7। तो आंसर क्या हुआ आपका, 1/7 मीन्स बी। Then question number 94, what is the whole circle bearing of a quadrant bearing is that north 50 degree 28 minute, west नॉर्थ वेस्ट में आपका कितना है, 15 डिग्री 28 मिनट। इसी प्रकार का क्वेश्चन एक सॉल्व कर चुके हैं हम। इस बार आपको दिया है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, कितना दिया है आपको बियरिंग, नॉर्थ ईस्ट में दिया है आपको 15 डिग्री 28 मिनट। होल सर्कल बियरिंग होती है आपकी इस टर्म्स में, तो कितना होगा, 360 माइनस 15 डिग्री 28 मिनट, मतलब 344 डिग्री 32 मिनट, 344 डिग्री 32 मिनट मीन्स 94 का आंसर होता है आपका बी। आंसर है आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 95, द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज थीटा। क्या बताता हूं इसको मैं, यदि ये मेरा ट्रू नॉर्थ है और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपको ये मैग्नेटिक नॉर्थ था, तो इन दोनों के बीच में जो डिफ्रेक्शन हुआ यही तो कहलाएगा आपका डिक्लाइनेशन। और कौन सा,
मैग्नेटिक कंपोजिशंस के कारण आया है या मैग्नेटिक फोर्सेस के कारण, तो ये कहलाएगा आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। तो क्या कहलाएगा आपका मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन मीन्स क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर होता है आपका सी, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया है अ सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पान आपको 19 मीटर, राइज दिया है 4 मीटर, हिंज्ड एट स्प्रिंग्स और इट सपोर्ट्स अ यूनिफॉर्मली यूडीएल। कितना दिया है वैल्यू उसका आपको, इंटेंसिटी दिया है 1.5 टन्स पर मीटर, रन ऑफ द होल स्पॉन एंड द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन टन्स। तो आप बताइए कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा। सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा है आपका 3 हिंज्ड आर्च पर। 96 में क्या पूछा है आपसे, एक आर्च है जो सेंटर पर स्प्रिंगिंग है मतलब हिंज्ड है, ये आपके सपोर्ट सिंपली सपोर्टेड दिए हैं आपको, इसका जो स्पान है वो आपको दिया है 19 मीटर और राइज दिया है आपको 4 मीटर। ओके, राइज दिया है आपको 4 मीटर और जो आपको यूडीएल की क्वांटिटी दिया है, इंटेंसिटी वो दिया है 1.5 टन्स पर मीटर। तो आपसे पूछा है कि यहां पर जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रहा है वो कितना होगा। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होता है आपका H, यहां पर भी H, तो H इज इक्वल टू होता है आपका WL स्क्वायर अपॉन 8H, मीन्स W है आपके पास 1.5, 19 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 4। तो यहां से आप कैलकुलेट करके निकालते हैं तो H की वैल्यू आपकी मिलती है 16.92 टन्स। तो आंसर हुआ आपका 16.92 टन्स, ऑप्शन नंबर बी। 96 का आपका कौन सा, बी आंसर करेक्ट होता है। Then question number 97, if in a concrete mix the finest modulus of concrete is that 7.6 और आपसे जो फाइनेस मॉडुलस फाइन एग्रीगेट का दिया है वो 2.8 और इन दोनों को आपने एक इकोनॉमिकल फाइनेस मॉडुलस कंबाइंड बनाया तो जिसका कंबाइंड फाइनेस मॉडुलस निकलता है 6.4। तो देन प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट कितना निकलता है, तो आपका फार्मूला है परसेंटेज ऑफ फाइन्स, परसेंटेज ऑफ फाइन इज इक्वल टू होता है आपका फाइनेस मॉडुलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस फाइनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट अपॉन फाइनेस मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट माइनस फाइनेस मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट। इससे भी आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर वही मिलेगा। और सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं एज अ रेशियो की टर्म्स में, कोर्स एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट कंबाइंड आपके टर्म्स यहां पर आ जाएगा। तो कोर्स कितना दिया है आपको 7.6, फाइन एग्रीगेट दिया है आपको 2.8 और ये दिया है आपको 6.4। आप जिस प्रकार से मिक्सचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी प्रकार से हैं। तो 6.4 माइनस 2.5 सॉरी 6.4 माइनस 2.8 इज इक्वल टू बनता है आपका 3.6 और उसी प्रकार से ये टर्म्स बनती हैं आपकी 7.6 माइनस 6.4 1.2। तो इन 3.6 फ्रैक्शन in 3.6 fraction fine aggregate is 1.2। तो इन 1 में कितना हो जाएगा 1.2 अपॉन 3.6 इंटू 100। यदि आपको परसेंटेज में चाहिए तो ये हो जाएगा आपका 3, तो 100/3 कितना होता है 33.3%। तो आंसर कितना हुआ आपका, इसका आंसर हुआ आपका 33.3%। आंसर होता है आपका 33.3%, 97A। ओके, इससे भी आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर वही आना है। तो 97 का आंसर होता है आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 98,
if the field capacity of a soil is 25%, its permanent wilting point is 15% and the specific dry unit weight is आपको दिया है 1.5. If the depth of root zone of a crop 80 centimeter, then storage capacity of the water soil is that. Storage capacity आपको बताना है, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी पढ़ते हो आप इसको, और क्या बोलते हो आप इसको, स्टोरेज कैपेसिटी. क्वेश्चन नंबर 98 आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है इरिगेशन इंजीनियरिंग से, और क्या पूछा है कि वाटर होल्डिंग और स्टोरेज कैपेसिटी. और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसी को पढ़ते हो आप वाटर स्टोरेज कैपेसिटी. कितना होगा, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इनटू ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू डेप्थ ऑफ रूट जोन डेप्थ. तो आपको दिया है फील्ड कैपेसिटी 0.25 और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट दिया है 0.15, गामा डी दिया है 1.5, गामा डब्ल्यू होगा आपका 1 इंटू डी आपको दिया है 0.8 मीटर. ओके, तो यहां से आप डी डैश निकालते हैं तो आंसर आता है आपका कितना, 12 सेंटीमीटर. तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितना हुआ आपका एज अ 12 सेंटीमीटर, यदि आप इसको मीटर सेंटीमीटर में ही रखते हैं. इसको आपने किस में रख दिया, 80 सेंटीमीटर. तो ये आपका आंसर बना एज अ 12 सेंटीमीटर. तो क्वेश्चन नंबर 98 आंसर इज योर बी. देन क्वेश्चन नंबर 99, इन अ कॉलम एनालॉगी द एरिया ऑफ एन एनालॉगस कॉलम फॉर अ फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान एल एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज टेकन एज. कॉलम एनालॉगी में एनालॉगस कॉलम के लिए एरिया किसके रिप्रेजेंट में लेता हूं, एल अपॉन EI, एल अपॉन EI, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 100, अ फिक्स्ड बीम AB ऑफ स्पान is L is subjected to a clockwise movement at a distance A from end A. Fixed end moment at end A will be. यदि आपका फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम पर कहीं पर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट M लग रहा है जिसकी डिस्टेंस A है, कहाँ से, सपोर्ट A से. तो आपको बताना, यदि आपकी टोटल स्पान L है तो आपको बताना है कि मूवमेंट कितना होगा. तो यहाँ पर मूवमेंट कितना होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कितना होगा, क्या होगी, जो आपकी एग्जिस्ट कर रहा है मूवमेंट उसकी डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर भी आपका क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, और ये भी फिर आपका क्लॉकवाइज रहेगा. तो क्या होता है आपका फिक्स्ड एंड मूवमेंट एट A इज इक्वल टू होता है M इंटू बी, M इंटू बी इंटू बी माइनस 2 टाइम्स ऑफ A, B माइनस 2 टाइम्स ऑफ A अपॉन L स्क्वायर. उसी प्रकार अगर आपको M एट B चाहिए तो वो होता है M इंटू A A माइनस 2B, सॉरी 2B माइनस A, क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ B माइनस A अपॉन L स्क्वायर. तो यहां पर B की वैल्यू पता नहीं है तो B कितना होगा आपका L माइनस A. तो जहां जहां पर आपका B है वहां पर मैं पुट कर दूंगा L माइनस A, L माइनस A माइनस 2A अपॉन L स्क्वायर. तो M एट A कितना निकलता है आपका, M L माइनस A L माइनस 3A अपॉन L स्क्वायर. तो कौन सा आंसर सही हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होता है. M इज इक्वल टू मूवमेंट एट A इज इक्वल टू M
L माइनस ए इंटू L माइनस 3a अपॉन L स्क्वायर। देन क्वेश्चन नंबर 101, a simply supported beam, rectangular beam of span L and depth of D carries a central load W, तो the ratio of maximum deflection to maximum bending stress, ये आपको बताना है। तो आपका जो सिंपली सपोर्टेड बीम है 101 में आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर आपका पॉइंट लोड यदि ये W लग रहा है, तो डिफ्लेक्शंस का ये निकाला डिफ्लेक्शन आपने L स्पान, तो कितना निकलेगा WL क्यूब अपॉन 48 EI। और आपसे पूछा क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेस के मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के बीच में रेशियो क्या होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस कहां से निकालूंगा, फ्रॉम बेंडिंग थ्योरी, M अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तो ये अगर मैक्सिमम होगा तो ये भी आपका M भी मैक्सिमम होगा। तो सिग्मा बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका M, और M मतलब आपका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में निकालूंगा किसकी कंडीशन में, सिंपली सपोर्टेड के लिए। सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता है PL/4 मीन्स WL/4। तो यहां पर मैं सिग्मा की वैल्यू रखूंगा, M की वैल्यू WL/4 अपॉन I इंटू वाई। तो y क्या हो जाएगा आपका D/2, D क्या हो जाएगा, सॉरी y क्या हो जाएगा आपका D/2। तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, किसके टर्म्स में, किस तरीके से आपको पूछा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ये रहा आपका डेल्टा अपॉन सिग्मा। तो डेल्टा की वैल्यू है आपके पास WL क्यूब अपॉन 48 EI। अब अपॉन में सिग्मा है तो मतलब उल्टी हो जाएगी वैल्यू आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका 4 I इंटू 2 अपॉन WL इंटू D। तो 4 दूनी 8, तो सी 8 छंग 48। ओके, I से I कैंसल, आपका E आपका कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो इनका जो रेशियो बनेगा वो रेशियो क्या बनेगा आपका L स्क्वायर अपॉन 6 ED। L स्क्वायर अपॉन 6 ED इज योर करेक्ट आंसर। क्या हुआ आपका डेल्टा अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 6 AD। तो ऑप्शन नंबर आपका D 101, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ सकते हैं। ये क्वेश्चन पूरा आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 102, इफ W is load on a circular slab of radius R, the maximum radial moment at the center of slab is that 102। 102 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, रेडियल मोमेंट MR पूछा गया है तो वो होता है आपका 3/16 WR स्क्वायर। 3/16 WR स्क्वायर मीन्स 102 का आंसर होता है आपका D। देन क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दी डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो 4 मेथड दी गई हैं उनमें से कौन सी आपकी डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी डिस्प्लेसमेंट मेथड होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती हैं। तो इस तरफ लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड और इस साइड लिख लिया मैंने फोर्स मेथड। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड होती है आपकी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कानिज मेथड और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। ये कुछ इस प्रकार से आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड होती हैं। और एक होता है आपका इक्विलिब्रियम मेथड जो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट पर बेस्ड होती है। इक्विलिब्रियम मेथड
इक्विलिब्रियम मेथड कुछ नहीं होगा आपका जिसमें इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आप यूज करते हैं, मतलब एमडीएम में भी यूज करते हैं, एसडीएम में भी, केएम में भी और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स में। यही आपकी इक्विलिब्रियम मेथड्स के एग्जांपल हैं। उसी प्रकार यहां पर आपकी आती है कॉलम एनालॉजी, कॉलम एनालॉजी मेथड। देन आपकी आती है थ्री मोमेंट्स इक्वेशन, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम, कैस्टिग्लियानोस थ्योरम और स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। स्टिफनेस मेथड ये होती है आपकी फोर्स मेथड। आप बता सकते हैं कि इसमें से डिस्प्लेसमेंट मेथड आपकी कौन सी नहीं है? कॉलम एनालॉजी मेथड आपकी डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, मतलब आंसर आपका हुआ ए। Then question number 104, the deformation of a spring produced by a unit load is called as that. The deformation produced मतलब delta by unit force is called as a stiffness. Stiffness क्या होता है? Deformation caused by as a unit force is called as a stiffness, मतलब आंसर हुआ आपका 104 का D. Then 105, select the correct range of density index. डेंसिटी इंडेक्स की करेक्ट रेंज क्या है बताइए आप। तो डेंसिटी इंडेक्स की करेक्ट रेंज होती है आपकी 0 से ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एमपीपीएससी, एई और अदर स्टेट्स, एई और जेई में क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि डेंसिटी इंडेक्स की या प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या होता है आपका, किसके बीच में? 0 to 17 के बीच में। तो इसकी वैल्यू होती है आपकी डेंसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 0, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1। मीन्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? 105 का आपका ऑप्शन होता है सी। सी आंसर करेक्ट होता है। Then question number 106, a soil is said to be well graded if coefficient of curvature आपका कितना क्या हो तो आप उसको वेल ग्रेडेड सोइल पढ़ते हैं। तो वेल ग्रेडेड सोइल के लिए आपका कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका? लाइज बिटवीन 1 to 3, या इसको किस प्रकार से लिख सकते हो? ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। इस प्रकार से आपकी टर्म्स होती हैं तो वो कहलाता है आपका वेल ग्रेडेड सोइल। तो मीन्स 1 से 3 के बीच में आपकी वैल्यू लाई करेगा। आंसर हुआ आपका ए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या कहलाएगा आपका? एज अ पुअरली ग्रेडेड सोइल। इनऑर्गेनिक सोइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, किस नॉमेनक्लेचर के थ्रू में लो कंप्रेसिबिलिटी सोइल को रिप्रेजेंट करूंगा? 107 क्या पूछा है कि यदि आपका इनऑर्गेनिक सोइल है, ऑर्गेनिक सोइल का सिंबल क्या है आपका? ओ, और उसी प्रकार इनऑर्गेनिक सोइल के लिए आपका सिंबल अलग अलग सोइल के लिए अलग अलग है। तो यदि आपका लो कंप्रेसिबल है तो लो कंप्रेसिबल सोइल के लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज एल, और यदि सिल्ट है तो वो कहलाएगा आपका ml, लो कंप्रेसिबल सिल्ट पढ़ता हूं इसको। और यदि आपका क्ले है तो लो कंप्रेसिबल क्ले पढ़ता हूं। तो आपका आंसर देख लेते हैं। अब जो सेंड है आपका, सेंड ये यहां पर यूज करता हूं मैं एज अ प्लास्टिसिटी चार्ट में। प्लास्टिसिटी चार्ट इज यूज्ड फॉर फाइन सॉइल। किसके लिए यूज करता हूं मैं? फाइन ग्रेन सॉइल को क्लासिफाई, मतलब सिल्ट और क्ले के लिए। तो सेंड की तो बात ही नहीं होगी, मतलब एसएल कोई टर्म्स नहीं होती है। तो एसएल भी आपका गलत हुआ। सीएच भी आपका, क्योंकि वो तो हाईली कंप्रेसिबल सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है। सीएच क्या कर रहा है आपका? हाई कंप्रेसिबल सॉइल। और एमएच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाई कंप्रेसिबल सिल्ट। तो एल जो आपका है वो करेक्ट आंसर है, लो कंप्रेसिबल सॉइल। तो आंसर हुआ आपका 107 का बी आंसर। Then question number 108,
द मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच डार्सीज लॉ इज एप्लीकेबल। तो डार्सीज लॉ कब एप्लीकेबल होता है? जब मेरा पार्टिकल की साइज क्या हो, मैक्सिमम पार्टिकल की साइज उसने बोला है डी, साइज ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन, या क्या नहीं होना चाहिए आपका, नॉट ग्रेटर देन 0.5 mm। ये अब बताता है आपको पार्टिकल साइज किसका, डार्सीज लॉ के लिए। डार्सीज लॉ क्या है, Q या डिस्चार्ज इज इक्वल टू परमिएबिलिटी इंटू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इंटू एरिया ऑफ सेक्शन। तो मैक्सिमम पार्टिकल साइज कितना होगा आपका 0.5, मींस 108 का आंसर हुआ आपका बी। देन क्वेश्चन नंबर 109, द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सॉइल क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या इंक्रीज विद इंक्रीज इन द लिक्विड लिमिट, डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट, नन ऑफ दीज आर डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्लास्टिक लिमिट। तो देखते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। तो 109 में आपसे कंप्रेशन इंडेक्स पूछा है, तो कंप्रेशन इंडेक्स सीसी इज इक्वल टू होता है 0.007, 0.007, WL लिक्विड लिमिट -7। तो यदि मैं लिक्विड लिमिट को बढ़ाता हूं तो सीसी भी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। मीन्स कंप्रेशन इंडेक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 110, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सोइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड्स इन 3 mm इज कॉल्ड एज। कौन सी लिमिट पढ़ूंगा उसको? अगर 3 mm में मेरा सॉइल को मैं कन्वर्ट कर लेता हूं या थ्रेड में बना लेता हूं, तो आंसर होगा आपका एज अ प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट क्या होगा आपका? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। इतना मिनिमम वाटर कंटेंट कि आपका जो सोइल हो किसमें हो, लिक्विड स्टेट में हो। यदि उससे थोड़ा सा भी कम किया आपने पानी तो वो किस में चला जाएगा आपका, प्लास्टिक स्टेज में या प्लास्टिक लिमिट की कंडीशंस में। तो इतना मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज अ लिक्विड लिमिट। उसी प्रकार श्रिंकेज लिमिट जो आपका है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच और रिडक्शन इन वाटर कंटेंट। इतना मैक्सिमम वाटर कंटेंट कि यदि उससे मैं कितना भी कम करूं यदि वाटर कंटेंट, तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस ना आए। तो डेफिनेशंस क्या बन जाएगा, श्रिंकेज लिमिट मैक्सिमम वाटर कंटेंट एट विच अ रिडक्शन इन वाटर कंटेंट विल नॉट कॉज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। बट आपका जो आंसर पूछा गया है कि यदि 3 mm का डायामीटर का थ्रेड बनाता हूं और वो क्रम्बल होना स्टार्ट कर देता है, तो उसको मैं क्या पढ़ता हूं एज अ प्लास्टिक लिमिट। तो आंसर हुआ 110 का आपका ए। क्वेश्चन नंबर 111, हाउ मेनी ग्रिप पॉइंट्स डज अ सर्कल हैव इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में कितने, जो ऑटोकैड में सर्कल बनाते हो उसमें ग्रिप पॉइंट कितने होते हैं? 4, 3, 2 और 5। तो ग्रिप पॉइंट होते क्या हैं आपके, ये सर्कल है आपका। इस सर्कल में आपका जो चारों क्वाड्रेंट पर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इन 4 क्वाड्रेंट पर ये जो पॉइंट रेफरेंस आप कर्सर क्लिक करते हैं तो आपको ये बताता है कि ये 4 क्वाड्रेंट आपके ये हैं और एक आपको बताता है एज अ सेंटर। तो 4 आपके क्वाड्रेंट पर और एक आपका पॉइंट रहता है सेंटर पर। तो टोटल कितने ग्रिप पॉइंट हुए? ग्रिप पॉइंट इज इक्वल टू 5, मीन्स आंसर आपका होता है डी। तो 111 का आंसर हुआ आपका डी। देन क्वेश्चन नंबर 112, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। जो सेटिंग टाइम है आपका वो किससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन। किससे लेस देन नहीं होना चाहिए? 30 मिनट से। 30 मिनट से आपका ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का सेटिंग टाइम कम नहीं होना चाहिए। तो आंसर हुआ आपका कितना, बी।
देन क्वेश्चन नंबर 113, द एरिया ऑफ अ स्लोपिंग सरफेस ऑफ अ प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट डी, साइड स्लोप इज एज 1 एंड लेंथ एल। तो उसके लिए आपको बताना है कि एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस क्या होगा। 113 नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि एम्बैंकमेंट है आपका, स्लोप है आपका s/1, इसकी एवरेज हाइट आपको दिया है d। तो ये स्लोपिंग साइड होगा, इसकी ये साइड कितना निकलेगा, आप सिमिलर ट्रायंगल आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका d √1 + s²। आपसे पूछा है इस स्लोपिंग साइड का एरिया, मीन्स यदि ये आपका एम्बैंकमेंट इस प्रकार से एक्सटेंड करते हैं, इस स्लोपिंग सरफेस का जो आपका एरिया है वो कितना निकलेगा। इस स्लोपिंग सरफेस का आपका एरिया, इसकी लेंथ कितना गिवन है आपको L, तो एरिया क्या हो गया आपका L × d √1 + s²। L × d √1 + s², मीन्स आंसर आपका हुआ 113 का आपका आंसर हुआ डी। कौन सा आंसर हुआ आपका डी। देन क्वेश्चन नंबर 114, in order to measure the magnetic bearing of a line, the theodolite should be provided with। मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करने के लिए थियोडोलाइट में मैं क्या प्रोवाइड करता हूं, स्पिरिट लेवल, एक्स्ट्रा टेलीस्कोप, कंपास और ट्रफ कंपास। तो मैं थियोडोलाइट में मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करने के लिए क्या प्रोवाइड करता हूं, एज अ टेबुलर, और इसी को पढ़ते हो आप एज अ ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास मीन्स आंसर कौन सा हुआ आपका 114 का आंसर हुआ आपका डी। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 115 आपसे पूछा है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोर्टार इज 2.5 स्क्वायर मीटर, 4 स्क्वायर मीटर, 6 स्क्वायर मीटर और 8 स्क्वायर मीटर। तो 12 mm प्लास्टरिंग के लिए आउटटर्न सीमेंट मोर्टार का कितना होता है 8 स्क्वायर मीटर। तो आंसर होगा आपका 115 का डी। देन क्वेश्चन नंबर 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज टेकन ऑन टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पर मैं कौन सी रीडिंग लेता हूं, टर्निंग पॉइंट मतलब आपका वही चेंजिंग पॉइंट। तो सर्वे करता हूं मैं, लेवलिंग कर रहा हूं, तो मैं टर्निंग पॉइंट या चेंज इन पॉइंट पर कौन सी रीडिंग लेता हूं, फोर साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड ओनली, फोर साइड एंड बैक साइड और बैक साइड ओनली। तो मैं कौन सी लेता हूं, फोर साइड एंड बैक साइड बोथ आर रीडिंग टेकन ऑन टर्निंग पॉइंट, या चेंज पॉइंट पर मैं कौन सी फोर साइड और बैक साइड दोनों रीडिंग लेता हूं। तो आंसर हुआ 116 का आपका सी। देन क्वेश्चन नंबर 117, अ गेट कैप इज फिटेड विद। जो अ गेट कैप होती हैं वो किस में फिट करता हूं, लेवल में, चेन में, प्रिज्मेटिक कंपास और क्रॉस स्टाफ। तो मैं प्रिज्मेटिक कंपास में अ गेट कैप फिट करता हूं। तो आंसर हुआ 117 का आपका, डायरेक्टली आंसर क्या है आपका इसका कि अ गेट कैप इज फिटेड विद प्रिज्मेटिक कंपास। किसमें, प्रिज्मेटिक कंपास में फिट करता हूं मैं।
देन नेक्स्ट है आपका 118, द इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं आपकी और स्ट्रीम लाइन, ये होती हैं आपकी स्ट्रीम लाइन जिनको मैं एज अ रिप्रेजेंट करता हूँ साई लाइन, और इक्विपोटेंशियल लाइन होती हैं आपकी इंस फॉर्म जो आपकी टोटल हेड को रिप्रेजेंट करती है, जिसको रिप्रेजेंट करता हूं मैं एज अ फाई लाइन। तो ये दोनों क्या हुई एक दूसरे से ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये 90 डिग्री या राइट एंगल। तो इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट राइट एंगल। एक दूसरे से क्या होती हैं, वो 90 डिग्री पर होती हैं। तो 118 का आंसर हुआ आपका बी एज 90 डिग्री और राइट एंगल। क्या होगा, 90 डिग्री और राइट एंगल। उसी प्रकार 119 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है आपसे, प्रेशर इनसाइड अ वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय रिलेशन। जो वाटर ड्रॉपलेट हैं उसके बीच में क्या रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर के बीच में, वाटर ड्रॉपलेट के बीच में क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो वाटर ड्रॉपलेट के लिए आपका जो रिलेशन होता है वाटर ड्रॉपलेट, इसके लिए रिलेशन है आपका प्रेशर P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन डी। और उसी प्रकार यदि आपसे सोप बबल पूछ लिया जाए तो सोप बबल के लिए आपका प्रेशर होता है 8 सिग्मा अपॉन डी, 8 सिग्मा अपॉन डी। एंड उसी प्रकार यदि आपका लिक्विड जेट के लिए यदि आपका प्रेशर फार्मूला पूछ लिया जाए तो प्रेशर इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन डी, 2 सिग्मा अपॉन डी। देन क्वेश्चन नंबर तो 119 का आपका क्या हुआ, 4 सिग्मा अपॉन डी, और इसका आंसर हुआ आपका कौन सा, ए। तो 119 का आंसर है आपका ए। देन क्वेश्चन नंबर 120, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज। जो स्पेसिफिक टास्क होती है सीपीएम में, उस परफॉर्मेंस को मैं क्या पढ़ता हूं एज अ एक्टिविटी। क्या पढ़ते हो आप, एक्टिविटी। किसमें, आपका अगर सीपीएम नेटवर्क एनालिसिस कर रहे हो तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपकी एज अ एक्टिविटी। तो आंसर हुआ आपका 120 का ए आंसर। कौन सा हुआ, ए। इस प्रकार से आपके ये राजस्थान जेई का जो 6 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था उसका हमने डिटेल्ड सॉल्यूशन देखा विद आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो आपकी परफॉर्मेंस, आपकी आंसर को जज करने में आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आपसे उम्मीद करते हैं आप अपना स्कोर कितना बन रहा है, कितने नंबर आ रहे हैं, कमेंट करके आप जरूर बताइए। और यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप लाइक कीजिए, नेविगेट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार हमने राजस्थान जेई का 6 दिसंबर 2020 का जो पेपर हुआ है उसका डिटेल्ड एनालिसिस विद आंसर हमने देखा है, जिसमें हमने टेक्निकल पोर्शंस को सॉल्व किया है, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। 120 में से कितने, मतलब 40 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के थे और 80 आपके टेक्निकल पोर्शन से पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जितना भी नंबर आपके आते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। वीडियो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, नेविगेट इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाए, नेविगेट इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है एमपीपीएससी एई की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच जो स्टार्ट होने वाली है 15 दिसंबर से, और साथ ही साथ एसएससी जेई की ऑफलाइन बैच भी 15 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। इसकी ऑनलाइन बैच, एसएससी जेई की जो ऑनलाइन कोर्स है वो जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और एनी इन्फॉर्मेशन, इससे ज़्यादा यदि आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप 15 दिसंबर के पहले एडमिशन या रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो इसमें आपको डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो डिस्काउंट के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना होगा जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। थैंक यू टू एवरीवन।